हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में डिस्कस किया था कि स्टार्टअप इंडिया के डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसके स्टार्ट करने में, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करते हैं हम लोग स्टार्टअप इंडिया के अंदर, और कौन कौन से प्रॉब्लम से राइज होते हैं जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में कल डिस्कस हो गया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे या नेक्स्ट यूनिट कह सकते हैं, जिसमें उस यूनिट का नाम क्या है, क्रिएटिविटी। ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी में कई सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे इसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं कि क्रिएटिविटी क्या होता है, ठीक है, इनोवेशन क्या होता है, और नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब 3 चीजों के बारे में, 3 टॉपिक्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग आज। ठीक है, और इस टॉपिक को आज क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग मार्केट हैं, उसमें कुछ नए चीजों का डेवलपमेंट करना। ठीक है, कुछ नई चीजें चेंज कर दें। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, आपका क्रिएटिविटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्रिएटिविटी का मतलब होता है सोचना कि नेक्स्ट क्या इसमें चेंजेस ला दें, क्या इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दें। ठीक है, क्या इसमें ऐड ऑन कर दें। ये सब चीजें किसी प्रोडक्ट के अंदर जब हम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, उसी को क्रिएटिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, क्रिएटिविटी हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नया करना है, कुछ भी किसी नए कंपनी से आगे बढ़ना है, तो क्रिएटिविटी करना जरूरी। ठीक, तो where the business needs to differentiate itself from others to survive, an entrepreneur who is creative and bringing his ideas into reality turn out to be successful in the business. Entrepreneurs needs new ideas for setting up and running new business ventures. ठीक है, क्रिएटिविटी जो है वो आपको वो नए नए काम को करने, नए नए तरीके, नया डेवलपमेंट, नया फीचर्स, ठीक है, नए तरीके को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन्स ही है, मोबाइल फोन्स में पहले कीपैड फोन्स आते थे, बट अब देखिए स्मार्टफोन्स आते हैं। तो स्मार्टफोन में भी कई तरीके के स्मार्टफोन है, कोई कैमरा सेंट्रिक है, कोई अपने क्या बोलते हैं, बनावट पे ध्यान देता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देता है, कोई प्रोसेसर पे ध्यान देता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब क्रिएटिविटी कि कुछ नई चीजें। देखो फोन्स तो अभी जितने भी फोन्स आ रहे हैं, जैसे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उसमें सारी चीजें सेम ही रहती, बट कुछ इसमें नया कर देता है, उसी को क्रिएटिविटी बोला है। बाकी है तो फोन सेम ही ना। ठीक है, तो ये सब चीजों को क्या बोला जाता है, क्रिएटिविटी, जो दूसरे को दूसरे फोन से क्या बनाता है, अलग बनाता है, दूसरी कंपनी को दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन से अलग बना देता है। तो क्रिएटिविटी करना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है, क्रिएटिविटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्रिएट, डिस्कवर एंड प्रोड्यूस अ नॉवेल आइडिया और प्रोजेक्ट। मतलब क्रिएटिविटी क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ नया करने, कुछ नई खोज करने, कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ नया करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, कुछ इसमें नया इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे स्पीयरमैन का डिफिनीशन है, क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब हमारा ही माइंड ह्यूमन माइंड के द्वारा ही है, टू क्रिएट न्यू कंटेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कोरिलेट। मतलब कुछ नई चीजें डेवलप कर देना, कुछ नई चीजें बना देना, कुछ नया फीचर्स उसमें ऐड कर देना। ठीक है, ये जरूरी होता है कि जैसे नॉर्मली बिहेवियर देखा जाए तो स्टडी हम लोग करते हैं, तो अभी हम लोग के सिनेरियो में अगर देखा जाए स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी पे ज्यादा फोकस लोग करते हैं, क्योंकि अभी के लिए सिनेरियो में बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी है। ठीक है, फिर क्या, अकॉर्डिंग टू एक और है ड्रू डेवल। ठीक है, इनका क्या कहना है कि क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस कंपोजिशन, प्रोडक्ट आइडियाज विच आर इसेंशियली नाउ और नॉवेल एंड प्रीवियसली अननोन टू द प्रोड्यूसर। मतलब जो पहले नहीं पता थी, ठीक है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, और या हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में उसकी आवश्यकता हो, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको लाना ही क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रिएटिविटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्रिएटिविटी एज अ टैलेंट होता है, मतलब जो पर्सन है वो टैलेंटेड होगा तभी तो कुछ नया लेके आएगा ना। ठीक है, टैलेंटेड, कुछ टैलेंट नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, तो क्रिएटिविटी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्रिएटिविटी एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में आप सोचते हैं कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, क्या यह मार्केट में सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्रिएटिविटी हैज एज अ नॉवेल आइडियाज। ठीक है, कि ये बहुत संवेदनशील होता है, मतलब आप जो भी क्रिएटिविटी करने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इसको हम लागू करेंगे ही करेंगे, इसको हम मार्केट में लेके ही आएंगे। ये नहीं कि मतलब कोई बोल दिया कि नहीं यार इसका कोई मतलब नहीं है, इस आइडियाज को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं मार्केट में तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसके प्रति, मतलब जो भी आइडिया आप लेके आने वाले हैं
उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे पता है कि आइडिया सक्सेसफुल होगा तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रिएटिविटी एज अ न्यू थिंग। क्रिएटिविटी हम किस चीज की करेंगे, नए चीज की करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पुराना ही चीज थोप दे रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ नई चीज तो लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रिएटिविटी क्रिएट इनोवेशन, ठीक है। क्रिएटिविटी ही जन्म देती है किसको, इनोवेशन को। इसीलिए क्रिएटिविटी अलग हो जाता है इनोवेशन से। अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि सर क्रिएटिविटी इनोवेशन से कैसे अलग है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है केवल इमेजिनेशन, सोच लेना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा इसमें चेंज कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट इनोवेशन क्या होता है, कुछ नई चीजें बना के मार्केट में लॉन्च करना होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जब डिफरेंस की बात आएगी। तो मतलब जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगा, कुछ नए लाने, कुछ नई चीजें करने की, कुछ नई चीजें लाने का आपके अंदर ललक नहीं होगा, कुछ नया करने का आपके अंदर जोश नहीं होगा, तो आप इनोवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए देखो लिखा है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी जो है इनोवेशन को क्या देता है, जन्म देता है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्स में क्या क्या है, सेंसिटिविटी अभी पढ़ेंगे क्या होता है, नोवेलिटी, अभी नोवेलिटी आया था कि नोवेल आइडियाज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ओरिजिनलिटी है, उसको हम लेके भी आते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि केवल बोल दिए, इमेजिन कर दिए लेकिन लॉन्च ही नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि उसको ओरिजिनल तरीके से उसको हम लोग दिखाएंगे भी, ठीक है। फ्लुएंसी है, क्यूरियोसिटी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड सेल्फ डिसीजन। अच्छा, इसका वो नहीं है, मैं बता भी देता हूं कि क्या होता है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब है कि कुछ भी चीजों को आप जब मार्केट में लाइए, ठीक है, तो उसको पहले से ही बताए रखिए कि भाई ये प्रोडक्ट या ये नई थिंकिंग हम लोग करने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में पता ही नहीं होता है, आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब क्रिएटिविटी में सेंसिटिविटी का यही मतलब ही है कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे उसके बारे में सारी चीजें आपको, या जो भी आइडिया आप सोचने वाले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, नोवेलिटी है। नोवेलिटी का मतलब वही मैंने बताया, ग्रहणशीलता होता है। कि नोवेलिटी का मतलब क्या है कि जो भी क्रिएटिव आइडिया, जो भी नया आइडिया, जो भी नया थिंकिंग, नया प्रोसेस जो आप लेके आने वाले हैं उसको आप खुद पहले एक्सेप्ट करेंगे, तब आप मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या, ओरिजिनलिटी, मतलब जो चीजें आप इमेजिन कर रहे हैं वो ओरिजिनल भी मतलब ये नहीं कि केवल इमेजिनेशन ही रह गया, उसको आप ओरिजिनल तौर पे लेके नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब ही कि ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या, फ्लुएंसी, जो भी आप क्रिएटिविटी करें उसमें फ्लुएंसी, मतलब समय समय पे आप चेंजेस लाते रहिए, उसमें रुकावट नहीं, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज होती है जिसको एक बार इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें नए नए चेंजेस आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। फिर क्यूरियोसिटी है। क्रिएटिविटी के अंदर कुछ भी नया करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि बस जो चल रहा है उसको चलने देते, नहीं, जब आपको लगे कि हाँ यार इसमें कुछ चेंज कर देना चाहिए, हाँ अपने आइडिया में कुछ चेंज कर देना चाहिए, हाँ अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ चेंज कर देना चाहिए, तो ये सब क्यूरियोसिटी में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, समय के साथ चेंज होना आता है, ठीक है। कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होगा, उस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट्स में, हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके में, स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने पड़े, ठीक है। सेल्फ डिसीजन, भाई क्रिएटिविटी आपका खुद का डिसीजन होता है, ठीक है, दूसरों पे नहीं कि जो बोल रहे हैं उनकी हम सुनेंगे। हमने सोचा है हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम इसको इंप्लीमेंट सेल्फ तरीके से करते हैं। क्रिएटिविटी किसी के ऊपर नहीं थोपा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में काफी पूछा गया है, जो ये टॉपिक है कि कौन कौन से टेक्निक्स यूज किए जाते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है। क्या लिखा है, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो कुछ टेक्निक्स हैं, 4-5 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टेक्निक का नाम क्या है बेटा, फोकस ग्रुप है, ठीक है। देखो फोकस ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। देखो होता क्या कि फोकस ग्रुप इन एंटरप्रेन्योरियल क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व असेंबलिंग अ डाइवर्स सेट ऑफ इंडिविजुअल टू कोलैबोरेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कस इनोवेटिव आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विसेज। मतलब इसका मेन मकसद होता है कि हम इसमें कई लोग को जोड़ते हैं और क्या क्या नए आइडियाज, थॉट्स, प्रोसेसेस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या अंदर मतलब हमारे जितने भी जैसे मान लो पार्टनर्स हैं इनको कह सकते हैं, या कुछ इंप्लॉइज हैं जो बेस्ट है हमारे कंपनी के लिए, जो हमेशा कुछ नया बताते रहते हैं, तो उनको हम लोग इसके अंदर जोड़ते हैं और अपने नए आइडिया, प्रोसेस, थॉट्स आपको बताते हैं, जिससे आपके एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ नया करने की कला आपके अंदर जगती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ग्रुप बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, पढ़ लेते हैं। कंडक्ट रेगुलर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस विथ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज विदाउट इमीडिएट क्रिटिसिज्म, क्वांटिटी ऑफ लीड्स टू क्वालिटी इन ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब उसमें केवल मिलके अपने सारी जो थॉट्स हैं, प्रोसेस को
लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी के थॉट्स को, सभी के प्रोसेसेस को, सभी की थिंकिंग को हम लोग क्या करते हैं, फ्री फ्लो करते हैं। मतलब सब लोग जो बोलना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो भी नया करना चाहते हैं वो बता सकते हैं, किसी को भी रोका नहीं जाएगा, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, और उसमें से जो बेस्ट होगा उसका हम सिलेक्शन इसमें कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एटीट्यूड एनालिसिस। एटीट्यूड एनालिसिस में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड एनालिसिस इन्वॉल्व्स असेसिंग वंस ओपननेस टू क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी। मतलब जो भी हम क्रिएटिविटी करेंगे उसकी एडेप्टेबिलिटी की भी कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं एटीट्यूड। मतलब दूसरे के बातों पे नहीं जाना है, आपने जो क्रिएटिविटी कर दी है उसको आप अडॉप्ट करेंगे, उसकी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप क्रिएटिविटी कर चुके हैं, हो सकता है उसकी पॉजिटिविटी भी हो सकती है, शायद उससे निगेटिविटी भी आ सकती है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम अब नहीं कोई क्रिएटिव करेंगे, जो पहले चल रहा था वही नहीं। आप क्रिएटिव करते रहिए, कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा तो उसको हटा देंगे, पॉजिटिव को ले आएंगे। ठीक है, फिर क्या है, सिनेटिक्स है। सिनेटिक्स में क्या होता है, सिनेटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंबाइंस एनर्जी एंड एस्थेटिक्स, एम्फसाइजिंग कोलैबोरेटिव क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर्स लिवरेज interconnected thinking, merging diverse skill and perspective to produce एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड इनोवेशन सॉल्यूशंस। मतलब इसमें क्या है कि जो भी, जैसे मान लो कोई क्रिएटिव आइडिया मैंने सोचा, नहीं कोई नई चीजें सोची और उसका इम्पैक्ट कुछ गलत हो गया, तो जितने भी लोग होंगे, जितने भी हमारे कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होंगे, वो उसके बारे में सोचेंगे और उसका सोल्यूशन। ये नहीं कि मतलब गलत हो गया तो फिर नहीं, अब कोई बताएगा ही नहीं कि इसकी ये गलती कैसे हुआ। सबको ये चीजें देखनी पड़ेंगी भाई, क्योंकि क्रिएटिव आइडिया आप ही लोग में से किसी बीच में सोचा है, उस मालिक ने आप उस क्रिएटिव आइडिया को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। गलत हो गया तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब चाहे भले आप कोई भी थॉट सोच रहे हो, आपको लग रहा था कि वो थॉट सही नहीं है, इनको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, तो ऐसा ये नहीं होगा नहीं हम उनका साथ ही नहीं देंगे, आपको उनका साथ देना ही पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे गलत हो गया। ठीक है सर, इसको ऐसे सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्रिएटिव आइडियाज में टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली चीज की फोकस ग्रुप की जितने भी लोग मिलजुल के सारी चीजों पे डिस्कस करें। ठीक है, और अपने नए थॉट्स आइडियाज क्या करें, बताएं अपने जो भी मेन मालिक हैं, जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात आती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में फ्री फ्लो ऑफ होता है, मतलब सबसे पूछते हैं उसमें एक बेसिकली कुछ इंडिविजुअल से पूछा जाता है, बट जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सबसे पूछा जाता है कि भाई क्या हो सकता है, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, सबको अपना आइडिया थॉट्स और बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एटीट्यूड एनालिसिस है। जो भी क्रिएटिव आइडिया आप सोचेंगे उसको अडॉप्ट करने का भी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिएटिव आइडियाज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और सिनोटिक्स में क्या है कि जो भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में प्रॉब्लम एराइज होगी, अगर उससे कोई निगेटिविटी होती है, अगर उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको इसके अंदर आपको रखना पड़ेगा उसका पहले से ही। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं कि कोई चीजें अगर पॉजिटिव इंपैक्ट कर रही है तो भविष्य में कभी निगेटिविटी नहीं आएगी, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई, बट कुछ चीजें अभी भी दिक्कत है, लोग लेजी होते जा रहे हैं, बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं उससे। ठीक है, बट उसको आपको मान के चलना ही पड़ेगा, उसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो वैसे क्रिएटिविटी भी है कि आप कुछ नई चीजें अगर लेके आते हैं तो उसका इंपैक्ट आपका गलत भी पड़ता है, बट आपको उसको क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी है, वो नई चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के थ्रू हम सारी, जैसे अभी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम सारी चीजें ऑर्डर करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जैसे अभी ग्रोसरीज भी हम आसानी से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, लेजीनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, लेजीनेस तो 100% बढ़नी। ठीक है, तो ये आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा भाई। क्रिएटिविटी किया है तो ये अडॉप्टनेस आपको, अगर कोई बोलता है कि भाई ये चीज आप गलत कर रहे हैं तो आपको उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ भाई ठीक है, लेकिन हम एक तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं ना, घर बैठे आपको ग्रोसरी डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है उस आइडियाज में आपको लोग क्या करें, क्रिटिसाइज करें, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चीजें, और या अगर उससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो लोग उसका सोल्यूशन भी देंगे। ये सिनेटिक्स का मतलब है, वो एटीट्यूड एनालिसिस का था। सिनेटिक्स का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन देना, कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसका सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, तो ये था आपका क्या, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, क्रिएटिविटी क्या होता है, कुछ स्कॉलर्स के कुछ आपके क्या बोलते हैं जो ऑथर्स हैं उसकी डिफिनीशंस भी हमने पढ़ी। ठीक है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स वाले, और क्रिएटिविटी से क्या क्या चीजें राइज होती हैं, क्रिएटिविटी क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा, कुछ एलिमेंट्स पढ़े, और हमने क्या पढ़ा, मेन जो मैंने बताया था कि सर ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके लिए टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है,
अब आगे हम लोग चलेंगे इनोवेशन की तरफ। अभी मैंने बोला ना क्रिएटिविटी आएगा तो इनोवेशन भी आएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही क्रिएट होता है क्या, इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब क्या है कि मार्केट में नए प्रोडक्ट की क्या करना, इंप्लीमेंटेशन, नए प्रोडक्ट को लाना ही इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी एक इमेजिनेशन है, हम सोच रहे हैं कि ये चेंज कर देंगे उस प्रोडक्ट में, या ये कह सकते हैं सर एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग कुछ नई टेक्नोलॉजी क्या कर देना, इंप्लीमेंट कर देना, ये क्रिएटिविटी कहलाता है। बट इनोवेशन क्या है, नया प्रोडक्ट होगा, नई टेक्नोलॉजी होगी और मार्केट में हम उसको क्या करेंगे, नए तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन। देखो इसमें लिखा भी होगा कि सर बेटर एंड स्मार्टर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग इन इनोवेशन, इट कुड बी द इंट्रोडक्शन, मतलब क्या क्या चीज, नई टेक्नोलॉजी होगी, न्यू प्रोडक्ट लाइन और सेगमेंट होगा, अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा एंड इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो होना ही होगा ना। जैसे कीपैड से चले गए हम स्मार्टफोन पे, तो है तो वो फोन ही, कॉल पे बात करते, लेकिन उसमें कई सारी सुविधाएं जोड़ दी है ना। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी भी होगी, नया प्रोडक्ट भी डेवलप हो गया, कीपैड से सुनंद हम स्मार्टफोन पे आए। ठीक है, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बनाने की टेक्निक भी अलग होगी, और हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट भी करना। मतलब चार चीजें होनी चाहिए अगर आपको इनोवेशन में जाना है तो। ठीक है, जैसे अब क्या है, इट मींस, देखो क्या लिखा है, इट इज द मींस बाय विच द एंटरप्रेन्योर, ये पीटर एफ ड्रकर काफी फेमस है ये। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में तो क्या बोला, एंटरप्रेन्योर आइदर क्रिएट्स न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज और इंडोज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विथ इनहैंस पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है, चाहे तो वो कोई नए रिसोर्सेज से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, या एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही कुछ नए क्रिएटिव वेल्थ पैदा करके वो क्या कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक कार की सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है। ठीक है तो कार ही ना, कार तो 10 साल पहले भी बनता था, अभी भी है, बट इलेक्ट्रिक कार इज अ इनोवेशन। ठीक है, कि भाई जिसने भी इस चीज को इजाद किया है, जिस भी देश ने इस चीज को इजाद किया है, वो इनोवेशन में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने रिसोर्सेज, जो नया रिसोर्स को इसके लिए इंप्लीमेंट किया होगा, उससे उसने कार बनाना शुरू कर दिया। अब सही भी कंपनियां बना रही हैं तो इनोवेशन में ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, ये इनोवेशन। ओके, हाँ, अब उसमें कुछ फीचर्स डेवलप कर देना कि सर उसमें कैमरा लगा है सर, ठीक है सर उसमें पीछे भी कैमरा लगा है सर, ठीक है सर उसमें आगे भी कैमरा लगा है सर, उसमें एलईडी लाइट लगी, तो ये सब क्रिएटिविटी में आता है, ये आपके इनोवेशन में नहीं आएगा, ये तो आपका क्रिएटिविटी में आएगा। बट अगर आपने कुछ मतलब रिसोर्सेज का या नया रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपने डेवलप कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार्स भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये पीटर एफ ड्रकर का कहना है। तो देखो इसमें वही लिखा है, इन्वेशन इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, क्रिएटिविटी इज द रेगुलर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको समय समय पे क्रिएटिविटी करना ही पड़ता है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, ये कोई इनोवेशन नहीं है कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो कोई इनोवेशन कर दिया आपका। ठीक है, ये क्रिएटिविटी है कि सर मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी, कि एक क्लास वहां पे भी ले रहा हूं, एक क्लास यहाँ पे भी ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन इनोवेशन में अलग हो जाएगा। ठीक है, कि मैं कुछ अलग कर दूं, मैं कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, जो कोई ना पढ़ाता हो। ठीक है, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये कर सकता हूं। ठीक है, तो अच्छा मैं बोला था ना अभी कि सर अभी डिफरेंस पढ़ेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच, तो पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला क्या लिखा है, क्रिएटिविटी इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कि नया आइडिया, नया इमेजिनेशन और नई पॉसिबिलिटी, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। बट इनोवेशन क्या कहलाता है, देख लेते हैं। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड इफेक्टिव इनटू द मार्केट। मतलब क्या नया आ सकता है और मार्केट में क्या हम नया लेके आके हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च करके कुछ नया बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, फिर सर ये इमेजिनेटिव प्रोसेस होता है, अभी सोच रहे हैं, ठीक है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बट ये प्रोडक्टिव होता है, हम उसका प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, थिंकिंग समथिंग न्यू, कुछ नए के बारे में सोच रहे होते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अभी मैंने बोला ना कि सर क्रिएटिव एक थिंकिंग है केवल, बट इनोवेशन इज द इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मनी की रिक्वायरमेंट नहीं, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, बट इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में, तो पैसा लगेगा। इसमें सर कोई रिस्क नहीं है, हो सकता है कि सर वो क्रिएटिव थिंकिंग हट जाए बाद में। ठीक है, लोग जो सोच रहे हैं अरे नहीं इसको नहीं लॉन्च करेंगे, बट इसमें बहुत रिस्क है कि भाई प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, हो सकता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो जाए। ठीक है, थॉट्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू मोटरसाइकिल। ठीक है, एक्चुअल इन्वेंशन ऑफ मोटरसाइकिल, कि मोटरसाइकिल के बारे में सोचना, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। मोटरसाइकिल बना के लॉन्च कर देना, दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन। ठीक है, कि जैसे मैं सोच रहा हूं कि सर इलेक्ट्रिक कार बनना चाहिए, ठीक है बहुत प्रदूषण हो रहा है सर, ठीक है एनवायरनमेंट बचाना है सर, ठीक है
तो मैं ये सोच रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। बट मैंने इलेक्ट्रिक कार बना दिया सर, ठीक है, लॉन्च कर दिया मेरे नाम से या मेरी कंपनी के नाम से, वो क्या हो गई, मार्केट में आ गई और चल रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन। ओके, तो वही लिखा है सर, न्यू मोटरसाइकिल के बारे में सोचना, बनाने के बारे में सोचना इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी, बट उसको बना के दिखा देना, दिस इज कॉल्ड एज मोटरसाइकिल, ठीक है। जैसे होता है ना, गाना गा रहा है कोई, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको गा दूंगा सर, तो ये क्रिएटिव अभी सोच रहा हूँ सर कि हाँ इसको गाएंगे, लेकिन उसको मैंने गा के यूट्यूब पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया सर, ठीक है। तो लोग कहेंगे अरे तो गाता ही नहीं था, ठीक है। तो इनोवेशन की बात आ जाती है कि भाई इसने गा दिया, भाई बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, पता नहीं था, ठीक है। तो ये आपको क्या बोलते हैं, इनोवेशन में आता है, ठीक है। तो ये कुछ, ये वैसे आता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि आपके बुक्स वगैरह पे दिया है। हो सकता है वो जो आपके प्रोफेसर्स हैं जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं, भाई उनका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। बुक्स में दिया है भाई, उनके ही ऑथर ने लिखा हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनोवेशन के कुछ टाइप्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं। वैसे 4 टाइप्स होते हैं, वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कौन कौन से टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स है बेटा, इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, रेडिकल है, आर्किटेक्चुरल है और डिसरप्टिव है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है सर, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके हर टाइप के इनोवेशन को। तो पहला इनोवेशन क्या है बेटा, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में आपको ध्यान रखना है, इसका जो मेन की पॉइंट है वो क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी कैसे, ठीक है। जहां पे हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट भी रहती है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी रहता है, या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे देखिए लिखा है ना, यूज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज विद एन एग्जिस्टिंग मार्केट, वैसे लिखा भी हुआ है लेकिन मैंने यहां लिखवा दिया आपको कि सर यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और पुराना मार्केट भी होता है, इसमें कुछ नया करने का प्रयास नहीं। लेकिन सर नया कैसे हो जाएगा, देखो बताते हैं। द गोल इज इंप्रूव एन एग्जिस्टिंग ऑफरिंग एंड एडिंग न्यू फीचर्स, चेंज इन द डिजाइन, मतलब उसके कुछ डिजाइन में चेंज कर देना, ठीक है, उसके कैमरा को बढ़ा देना, ठीक है, उसकी बनावट में चेंज कर देना, ठीक है, उसकी फीचर्स में चेंज कर देना, ठीक है, हार्डवेयर में कुछ चेंज कर देना, ये सब क्या हो जाता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन मार्केट तो चल ही रहा है, ठीक है, सबके पास है, ठीक है, बहुत लोगों के पास है, मैं सबके पास नहीं कह रहा हूं, बहुत लोगों के पास है। तो मैंने क्या कर दिया, अगला जब मैंने वही फोन बनाया तो मैंने उसके डिजाइन में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, उसके प्रोसेसर में कुछ चेंज कर दिया, मैंने उसका कैमरा इंप्रूव कर दिया सर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, वही मार्केट है और वही टेक्नोलॉजी, ठीक है, कुछ नई टेक्नोलॉजी हम लेके नहीं आ रहे हैं। इस इनोवेशन को क्या बोला जाता है, आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन बोला है। देखो लिखा भी है कि स्मार्टफोन मार्केट वेयर द मोस्ट इनोवेशन इज ओनली अपडेटिंग द हार्डवेयर, इंप्रूविंग द डिजाइन एंड एडिंग सम एडिशनल फीचर्स, कैमरा या सेंसर्स, मैंने कुछ सेंसर में चेंज कर दिया, कैमरा में चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ओके। फिर दूसरा है डिसरप्टिव, ठीक है। डिसरप्टिव का मतलब क्या है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। यहां पे क्या है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में हम नई टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है कि जैसे एक बुक की मार्केट है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक बुक की मार्केट है, ठीक है, तो बुक हमको पता है कि सर केवल ऑफलाइन मिलती है, ठीक है। लेकिन Amazon एक कंपनी है, वही देखो एग्जांपल के थ्रू ही बता रहे हैं, ठीक है। Amazon एक कंपनी है, सब लोग यूज भी करते हैं। Amazon ने क्या किया कि बुक्स को जो है, बुक्स को अपने यहां इंप्लीमेंट, मतलब अपने साइट्स पे अपलोड कर दिया और वहां से बुक खरीदना चालू करा। तो अब मैंने नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी कि जो लोग ऑफलाइन जाते थे अब ऑनलाइन घर बैठे क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। अमेजॉन एक, देखो अमेजॉन का तो कोई वास्तविक चीजें हमको दिखती नहीं, फ्लिपकार्ट का भी हमें कुछ वास्तविक चीजें दिखता नहीं, ऑनलाइन पूरा काम करते हैं, ठीक है। तो वही देखो लिखा है कि अमेजॉन यूज्ड एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री फॉर बुक शॉप्स, ठीक है। कि लोग अब ऑफलाइन से ज्यादा किस पे ध्यान देने लगे हैं, ऑनलाइन, ठीक है। तो यहां मैंने एग्जिस्टिंग मार्केट, देखो बुक की शॉप ऐसा तो थोड़ी है कि बंद होगी, ठीक है, अभी भी है, बुक शॉप्स अभी भी खुले हुए हैं, बट इसने क्या कर दिया, इंटरनेट को जो है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसका उसने इस्तेमाल करके ऑनलाइन माध्यम से बुक मंगवाना या बुक परचेस कराना आपको क्या करा दिया, सुविधाजनक आपको आपके लिए बना दिया,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव इनोवेशन, कि जहां पे कुछ भी हमने नया नहीं किया है, सॉरी मतलब हमने नई टेक्नोलॉजी लेके आ दी है बट मार्केट सेम ही है, मार्केट को चेंज नहीं किया, मार्केट वही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिसरप्टिव इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, आर्किटेक्चुअल इनोवेशन। ठीक है, आर्किटेक्चुअल इनोवेशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डोमेन एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स आर अप्लाई देम टू अ डिफरेंट मार्केट। ठीक है, यहां पे न्यू टेक्नोलॉजी सॉरी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग होती है, यहां पे क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, यहां पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है और न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू मार्केट कह सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट या मार्केट भी। ठीक है, कि सर टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है, जैसे मैं नॉर्मली बोल रहा हूं कि सर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है। ठीक है, इन लोग के पास टेक्नोलॉजी क्या, इंटरनेट या ऑनलाइन के बेसिस पे सारे सामान बेचते हैं। तो अभी तक हमको पता था कि ये लोग केवल सर कपड़ों में डील करते हैं, मोबाइल्स में डील करते हैं और कुछ और भी छोटे मोटे जो सेक्शन है मतलब अप्लायंसेस में उसमें डील करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, ग्रोसरी भी बेचना चालू कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, फूड भी बेचना आपको चालू कर दिया। ठीक है, बना बनाया फूड वाला, मेड फूड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आपको बोलेंगे आर्किटेक्चुअल इनोवेशन। मेरे पास टेक्नोलॉजी थी पहले से, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, भाई ऑनलाइन सारा काम हम कर ही रहे हैं, तो हम ऑनलाइन फूड डिलीवर करेंगे, हम ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करेंगे, मतलब नए नए मार्केट में घुसेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किटेक्चुअल इनोवेशन बोलेंगे। जैसे जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो केवल किसमें डिलीवर करता था, फूड में, मेकिंग फूड। ठीक है, कि भाई हम केवल बना बनाया फूड रेस्टोरेंट से डिलीवर करेंगे, ठीक है, और कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन उसने क्या बना दिया, ब्लिंकिट आ गया। ठीक है, ब्लिंकिट क्या करता है, जितने भी ग्रोसरीज हैं, ठीक है, डेली इसेंशियल गुड्स हैं, ठीक है, इसको वो तुरंत मतलब एक दिन में या एक दिन सॉरी 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे डिलीवर कर देगा। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसके पास, वो न्यू मार्केट में घुस गया। ठीक है, जहां पे और भी कई सारे मार्केट्स थे, उस मार्केट में वो भी घुस गया सर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किटेक्चुअल इनोवेशन बोला है। तो इसमें कई सारे कंपनीज आ जाएंगे, स्विगी को भी ले सकते हैं। स्विगी पहले भी मेकिंग फूड बेचता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, आपका स्विगी इंस्टामार्ट खुल गया, बहुत सारी चीजें। तो ये सब क्या हो जाता है आपका आर्किटेक्चुअल इनोवेशन में। जब आप टेक्नोलॉजी का, पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नए नए मार्केट में, जैसे जैसे उसके कस्टमर्स उसको बोलते हैं कि भाई ये भी करिए ये भी करिए, तो उस मार्केट में जब वो घुसने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्किटेक्चुअल इनोवेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर चौथा है, लास्ट है, रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन क्या है बेटा, कि जहां पे न्यू प्रोडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी भी होती है और नया मार्केट भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये पूरी तरीके से अलग है। यहां पे नई टेक्नोलॉजी है और नया मार्केट भी। ठीक है, कैसे सर, जैसे ट्रैवल करते थे, वो एग्जांपल ही बता रहा हूं, जैसे ट्रैवल करते थे केवल बस और ट्रेन थे, लेकिन मैंने क्या बना दिया, एरोप्लेन। ठीक है, तो एरोप्लेन नई टेक्नोलॉजी होगी ना भाई, उड़ के जा रहे हैं, ठीक है, हवा में जा रहे हैं। ठीक, और नया मार्केट भी बना दिया भाई, एरोप्लेन का एक पूरा अलग से, आप जाते हैं, आप अगर कभी गए होंगे या कभी जाएंगे भविष्य में, तो आपने देखा होगा कि उसका पूरा अलग से ही लेन होता है। ठीक है, उसका अलग से ही एयरलाइंस होती। तो ये पूरा एक नया मार्केट ही इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आपका रेडिकल इनोवेशन बोला जाएगा। जहां पे आप एक नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और नया आपका मार्केट लेके आ जाते हैं, कि वो नया मार्केट ही हो गया, अब उसको लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 4 इनोवेशन पढ़े। कौन कौन सी इनोवेशन पढ़े बेटा, पहला इनोवेशन था इंक्रीमेंटल, जहां पे ठीक है एग्जिस्टिंग मार्केट होता है और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है, उस इनोवेशन को क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन बोला जाता है। दूसरा इनोवेशन क्या था, डिसरप्टिव, जहां पे हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बट मार्केट आपका क्या रहता है, एग्जिस्टिंग होता है, उसको हम लोग डिसरप्टिव बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा आर्किटेक्चुअल इनोवेशन, जिसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट इंट्रोड्यूस हो जाता है। और चौथा हमने क्या पढ़ा, रेडिकल नॉलेज, जिसका रेडिकल इनोवेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, नया प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये 4 तरीके के इनोवेशन होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, अब इन्हीं चारों टाइप्स को लिखेंगे। ठीक, तो ये था आपका इनोवेशन। कुछ इसके प्रोसेसेस हैं या कह सकते हैं स्टेप्स की सर इनोवेशन होता कैसे। तो पहली चीज है कि सर इनोवेशन करने के लिए आपको उसके बारे में आइडिया जनरेशन, मोबिलाइजेशन होना चाहिए। भाई बिना आइडिया के, बिना कुछ सोचे आप कोई काम थोड़ी करते हैं। इनोवेशन करने के लिए आप उसके लिए क्या बनाते हैं बेटा, आइडियाज, मोबिलाइजेशन, कुछ भी नई चीजें करने से पहले उसके बारे में सोचना। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 के एडवोकेसी, स्क्रीनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब उसके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं।
ठीक है, इसका क्या आगे लाभ हो सकता है, सब कुछ आप क्या इससे नुकसान हो सकता है, सब कुछ सोचते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 है सोल्यूशन। अगर कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही हैं उसको आप सोल्यूशन देंगे। जैसे इसके अंदर स्क्रीनिंग में या कुछ एक्सपेरिमेंट करने में कुछ दिक्कतें आ रही तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है, और फिर उसका सोल्यूशन देंगे। उसके बाद आता है कमर्शियलाइजेशन एंड मार्केटिंग। अब उसकी कमर्शियलाइजेशन करेंगे और क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। मतलब कैसे कमर्शियलाइजेशन होगा, कैसे हम इसको मार्केट में लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, किसके लिए ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली हम कर सकते हैं, या हो सकता है जनरलाइजेशन हो, ठीक है, कि सब लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्यूजन एंड इंप्लीमेंटेशन। जब आपको लगेगा कि भाई अब मुझे इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए, मार्केट में ला देना चाहिए, तो ये प्रोसेस क्या होता है, स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो पहला प्रोसेस की आइडिया जनरेशन होगा, सोचेंगे उसके बारे में। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सर उसके बारे में पूरी स्क्रीनिंग होगी, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो उसका हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। कैसे हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या इसका एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, ठीक है, इसका फोकस किस पे होगा, फोकस ग्रुप किस पे होगा, ठीक है, या जनरलाइजेशन होगा, सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा सर इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मार्केट में ला देंगे, ठीक है। तो ये था आपका फेजेस या स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। वही है, देखो आइडिया जनरेशन है ना, न्यू आइडियाज आर क्रिएटेड ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन। सक्सेसफुल आइडिया जनरेशन शुड इन्वॉल्व द प्रेशर टू इनकम्पीट द फ्रीडम टू मोबिलाइजेशन ऑकर्स व्हेन द आइडियाज इन्वॉल्व टू अ डिफरेंट लॉजिकल और फिजिकल लोकेशन। वही लिखा हुआ है कि सर पहले हम आइडिया जनरेट करेंगे किसी भी इनोवेशन करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग है। जो भी हम आइडिया या थॉट सोचे हुए हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम से राइज हो रही है तो उसको भी हम देखेंगे, जो पॉजिटिविटी है उसको भी चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन होगा, उसके बारे में पूरी एक्सपेरिमेंटेशन की जाएगी कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या उसमें नई चीजें ऐड कर सकते हैं, क्या उसमें और भी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है कि नहीं है, क्या इसमें कमी रह गई है, ये सब चीजें उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिर कॉमर्शियलाइजेशन है। कॉमर्शियलाइजेशन क्या होता है कि सर इसका फोकस किस पे होगा, इसको हम मार्केट में किस क्राइटेरिया वाले लोगों को, किस तरीके के लोगों को हम लोग इस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में डिफ्यूजन एंड इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं। जब आपका पूरा आइडिया, ठीक है, पूरा आपका इंप्लीमेंटेशन, पूरा एक्सपेरिमेंटेशन हो जाता है, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। वो छोटे मोटे में था, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक आता है जो कि है आपका नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। देखो नॉलेज मैनेजमेंट जो चीजें हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी नई नई चीजें आप मार्केट में लेके आने वाले हैं, मार्केट में अडॉप्ट करने वाले हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिएटिव है, इनोवेशन है, इसका आपको ये होना चाहिए कि भाई कुछ नई चीजें आने वाली है तो उसका एडॉप्टेशन कैसे होगा, ठीक है, उसको मार्केट में कैसे रिलीज किया जाएगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वही देखो लिखा है कि नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग नॉलेज। कि जब आप नॉलेज को यूज किस तरीके से करते हैं, इफेक्टिवली और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे मुझे नॉलेज है कि भाई मैं प्रोडक्ट जो है वो फूड प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है, मैं आपका स्मार्टफोन या कोई भी इसेंशियल गुड्स अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में सारी नॉलेज आप लेते हैं, ठीक है। जैसे सीए करना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये नहीं सर 5 सब्जेक्ट अच्छा है, सर 6वां सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तब आपका कोई ना कोई आपका वो जो सब्जेक्ट भी हो सकता है वो आपको आपके सक्सेस होने में आपको दिक्कत करे। तो आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए, अकाउंटेंसी भी, इकोनॉमिक्स भी, बीएसटी भी, ठीक है, लॉ भी, ठीक है, ये सब नॉलेज, मैथ भी, ये सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सीए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनोवेशन करना है, आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, तो जो भी आपकी नॉलेज है उसका आप इस्तेमाल करोगे ना। जैसे मान लो कोई आपको आइडिया दे रहा है, ठीक है, आपको क्या कर रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, आप उसको भी अडॉप्ट कर लिए, कोई दूसरा आइडिया दे रहा है उसको भी अडॉप्ट कर लिए, कोई गलत आइडिया दिया उसको भी अडॉप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता, नॉलेज होती है तो क्या होता है, आप गलत जो बोल रहा होता है उसको आप अडॉप्ट नहीं करते, सुन तो लेते हो बट अडॉप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो गलत बोल रहा है, ठीक है, नॉलेज का है, ये नॉलेज है। नॉलेज नहीं होता तो आप समझ ही नहीं पाते कि क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मेरे लिए बोल रहा है कि कंपनी को खत्म करने के लिए सारे काम बोल रहा है, ठीक है, कि कंपनी बर्बाद हो जाए। इस चीज को याद रखना है कि नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो आपको कोई भी नई चीजें, कुछ भी नए तरीके से काम को अडॉप्ट करना, उसको सही तरीके से मार्केट में लॉन्च करना, सही तरीके से यूज करना आपको सिखाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ड्यूहन है, 1998 में डिफिनेशन दिया था इन्होंने
कि नॉलेज मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट प्रमोट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग, कैप्चरिंग, इवेल्युएटिंग, रिट्राइविंग एंड शेयरिंग ऑल ऑफ एन एंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन एसेट्स। कि जब वो सारा अपना जो दिमाग का जो भी उसका जितनी भी उसकी सोच है, जो भी उसकी नॉलेज है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है, कैप्चर करता है, इवेल्युएशन करता है, शेयर करता है सारी इंफॉर्मेशन, सारे एसेट्स, सारी सोच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है। जैसे एक चीज और भी होता है, जैसे मैंने कुछ सक्सेस पा ली तो मैं क्या करूंगा कि आगे आने वाले फ्यूचर में उस चीज को बताऊंगा ना कि भाई मैंने क्या किया, मैंने कितना आपको स्ट्रगल किया, मैंने कितना मेहनत किया इस प्रोडक्ट को लाने में, मैंने इनोवेशन करने में, इस एम्पायर को खड़ा करने में। तो ये अपनी नॉलेज हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को देते हैं कि भाई ये चीजें हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योर या एक नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है कि पहली चीज है कि सर नॉलेज मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है, तो नॉलेज मैनेजमेंट का बेनिफिट ये है हाँ कि सर डिक्रीज टाइम टू फाइंड रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास नॉलेज होगी तो आपको कुछ भी फाइंड करने में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है। जैसे उसके बारे में नॉलेज रहेगी थोड़ी मोड़ी तो आप जहां सर्च करेंगे आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। फास्ट एंड इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपके पास नॉलेज है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, काम करने का तरीका भी आपका अलग हो जाएगा। मिनिमाइज डुप्लीकेट आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, कि आप हमेशा नए नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, आप हम पुराने इन्फॉर्मेशन से हमेशा हटे रहेंगे। ठीक है। अपडेट होते रहेंगे हमेशा नई नई चीजों के लिए। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, जैसे नई नई चीजों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिनिमाइज टाइम फॉर न्यू एम्प्लॉयज टू बिकम कॉम्पिटेंट, मतलब नए एम्प्लॉयज जो भी आएंगे उनको अच्छा इस्तेमाल करने में आपको टाइम कम लगेगा। भाई आपको नॉलेज है, आप बताते चले जाएंगे, वो काम करते चले जाएंगे उस हिसाब से। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने पे ध्यान देंगे, आपको नॉलेज होगा, आपको लगेगा भाई कस्टमर ही हमारे लिए सबसे बड़ा है। ठीक है। इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी है, ठीक है, आपको नॉलेज होगी तो डाटा सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब आपके पास नॉलेज होती है तो बात करने का तरीका आपके पास अच्छा होता है। प्रिपरेशन फॉर क्राइसिस, जब आपके पास नॉलेज होती है तो आपको पता है कि भाई कोई भी बिजनेस होगा, इनोवेशन करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे तो हमको इससे क्राइसिस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग रिजर्व, ठीक है, या कोई भी फंड जो है हम लोग बना के रखेंगे ताकि भविष्य में अगर लॉस हो भी जाता है, इससे कोई दिक्कत भी आ जाती है तो हम उसको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ क्या है बेनिफिट्स हैं, भाई इसको होना चाहिए। नॉलेज होगी तो आपको कम समय लगेगा, इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, को आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। नए नए इंप्लॉइज जो भी आएंगे उनको आप कुछ भी काम करने के लिए बताएंगे तो वो सीख जाएंगे। ठीक है। वो आपके साथ बेहतर काम करने लगेंगे, ये भी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देते हैं कंज्यूमर के। ठीक है। डाटा सिक्योरिटी बढ़ जाती है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, और क्राइसिस के लिए भी आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट का कुछ रोल है इनोवेशन आइडियाज में, कि सर नॉलेज मैनेजमेंट भाई आया ही क्यों इनोवेशन के अंदर, कि नॉलेज मैनेजमेंट को क्यों यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे रोल या कह सकते हैं सर कभी कभी इंपॉर्टेंस भी आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट भी आ जाता है, तो यही लिखेंगे आप। ठीक है। तो क्या क्या है कि सर नॉलेज क्रिएशन है, जब आपके पास नॉलेज होती है किसी भी चीज की तो आप कुछ नया बताने का, कुछ नया इंकरेज करने का आप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है। जब आप सीखे रहते हैं, जाने रहते हैं, तो आप कुछ भी नया आइडियाज, नए थॉट्स आप देने का प्रयास करते हैं सामने वाले को। दूसरा, नॉलेज शेयर भी करते हैं। ठीक है। कि भाई जितना आप नॉलेज शेयर करते चले जाएंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगी प्रोडक्टिविटी में, कुछ भी नया काम करने में आप लोग क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। फिर लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, भाई नॉलेज होती है तो आप कुछ भी, आपसे गलतियां अगर होती हैं तो आप उससे सीखते हैं। आपको ये नहीं लगता कि नहीं सर अब नहीं करूंगा कुछ नया, आपको लगता है भाई इनोवेशन करूंगा, गलतियां होंगी। ठीक है। गलतियां होंगी तो हम उसको सुधारेंगे। ठीक है। तो ये नॉलेज से ही सीख रहे हैं, नॉलेज नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते। ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन है, हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लोग से सीखते हैं, हम लोग यहाँ पे सामने वाले दूसरे लोगों से भी सीखते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमेशा आपकी जो टेक्निक होनी चाहिए, हमेशा आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला होना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम में राइज हो तो उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। हाँ, तुरंत नहीं आएगा आपके पास, लेकिन कुछ दिन के बाद आप उसके बारे में जरूर सोचिए कि ये प्रॉब्लम क्यों राइज हो रही है। ठीक है। एक्सेस टू एक्सटर्नल नॉलेज है। ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स कैन इंक्लूड एक्सटर्नल सोर्स सच एज इंडस्ट्री रिपोर्ट, मार्केट ट्रेंड्स, मतलब ये भी देखना होता है नॉलेज मैनेजमेंट में कि भाई मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री मार्केट में आ गई है, कौन कंपटीटर है मेरा। ठीक है। ये भी सब देखना पड़ता है, इस पर रिसर्च करना पड़ता है कंपनीज को। फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये भी अभी पढ़े हैं कि सर इसका बेनिफिट में कि सर क्राइसिस के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, तो सर रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। आपको पता है कि मार्केट में कुछ भी नहीं नई चीजें आएगी तो उससे
आपको हो सकता है लॉस भी हो जाए, लोग खरीदे ना, लोग उसको इस्तेमाल करना ना चाहें क्योंकि भाई वो गड़बड़ है, लोगों को पसंद नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए भी पहले से ही आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको होना चाहिए, पोटेंशियलिटी। फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आप हमेशा अपनी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, अपने इनोवेशंस में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लाइए वो एकदम नया टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए, नए तरीके का होना चाहिए, ठीक है, नए मार्केट में वाला होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसको कह सकते हैं सर नॉलेज मैनेजमेंट हमेशा आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी में आता है। फिर आइडिया मैनेजमेंट है, तो जो भी आप आइडिया सोचे उसका पूरा इवेल्युएशन करिए, ठीक है, उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए, ये नहीं कि सोचे और इंप्लीमेंट किए ही नहीं। तो नॉलेज मैनेजमेंट आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में काफी क्या करता है, मदद करता है। तो कुछ भी आपको शेयर करना हो, कुछ भी आपको क्या बोलते हैं क्रिएशन करना हो, आपको गलतियों से सीखना हो, कुछ बाहरी लोगों से सीखना हो, बाहरी चीजों को अडॉप्ट करना हो, ठीक है, रिस्क आपको मैनेजमेंट करना सीखना हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाना हो, या कह सकते हैं सर आइडिया को इंप्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए नॉलेज मैनेजमेंट का होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका नॉलेज मैनेजमेंट रोल इन इनोवेशन। मतलब 3 टॉपिक्स हमने पढ़े। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, टॉपिक था पहला आपका क्रिएटिविटी था। तो क्रिएटिविटी हमने पढ़ा, क्रिएटिविटी क्या होता है सर, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं सर, ठीक है, और कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को आपको करने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ इनोवेशन पढ़े, ठीक है, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, नॉलेज मैनेजमेंट, कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और नॉलेज मैनेजमेंट का रोल जो है वो इनोवेशन के अंदर क्या होता है। तो ये था आपका पूरा जो भी ये यूनिट है, इसका पूरा, इसके अंदर यही टॉपिक, इसके अंदर और कुछ नहीं है, मतलब तो ये चीज आप क्या करिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।